जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल। क्लास आज हम जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और इस टाइप्स वगैरह का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे आज हम इस लेक्चर में अपने। क्लास आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में जो हम लोग ने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बात की थी क्रोमेटोग्राफी के बारे में और क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स के बारे में हम लोग ने बात की थी, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ी थी, उसके यूजेस देखे थे, एप्लीकेशंस देखी थी और उसका सारा सेटअप देखा था किस तरह वो वर्क करता है। तो क्लास अगर आपने जो है वो लेक्चर अभी तक नहीं लिया वो जाके लेक्चर ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना हो। क्लास आज जो है वो हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। जी क्लास, हम लोग ने क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा था। अगर हमें कहूँ कि वो बहुत बेसिक आपके पास जो थी वो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, वो हम लोग बहुत इजीली उसको जो है वो कर लेते हैं। उसमें कोई इतना आपके पास इतनी हैवी मशीनरी नहीं होती, आपके पास कोई इतना एक्सपेंसिव आपके पास उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं होता और बहुत इजीली बहुत मिनिमल कैले ऑपरेटर्स में आप उसको बहुत इजीली जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं क्लास, ठीक है। और अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो ये उससे बहुत एडवांस है, ठीक है। इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो जो है वो उससे बहुत बेहतर है, एडवांस है, ठीक है। वो हम लोग क्रोमेटोग्राफी जो है वो हम लोग जो है वो उसको मैन्युअली परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग जो है वो हमारे पास मशीन्स होती हैं, ठीक है, प्रॉपर मशीन होती है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है और जो हमें जो वो उसके सारे ग्राफ्स और डेटा जो है वो रिसीव होता है वो हमारे स्क्रीन्स पे होता है, ठीक है। हम लोग उसको लैपटॉप से एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास आता है। तो इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा जो है ये वाला जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये डिफरेंट इंडस्ट्रियल लेवल्स पे बाकी जगहों पे यूज़ होता है, ठीक है क्लास अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ electromagnetic radiations interacts with matter, especially atoms and molecules। लेकिन जैसे इसकी डेफिनेशन अगर हम इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा गौर करें, डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास रेडिएशंस निकल रही हैं। अब रेडिएशंस कहाँ से निकल रही हैं, हम इसमें एक गिवन सोर्स होगा, ठीक है, और उस गिवन सोर्स से जो लाइट इमिट हो रही है वो इन द फॉर्म में रेडिएशंस होगी। वो लाइट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट जो है वो जाके मैटर जो आपका सैंपल है, ठीक है, जिसको हमें एनालिसिस करना है, उसके अंदर जारी बात है एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, ठीक है। उनके साथ वो रिएक्ट करेगा और इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, और उसके बाद हम जो है डिटेक्टर के ज़रिए वो डिटेक्ट होगा और उसके बाद उसमें जो भी उसका डेटा आया है वो हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स पे शो होगा। ये एक पूरा जो है वो इसका ओवरव्यू है क्लास, ताकि आपको समझ आ जाए। आगे हम अभी तो हम इस लेक्चर में जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ेंगे, आगे चल के इसमें जो आपकी टाइप्स हैं वो हम लोग बहुत डिटेल में जो है वो क्लास इसको कवर करेंगे ताकि आप लोगों को एक एक जो इसकी टाइप है उसकी समझ आए। अगर हम लोग की फोकस की बात करें तो इसमें जो प्रोसेस होता है ना, जब आपके पास सोर्स ऑफ लाइट आती है और वो मेटल के ऊपर जाके इंटरेक्ट करती है उसके साथ, तो क्या होता है, आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। या तो वो लाइट उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब देखें, लाइट एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। अब जब लाइट एब्जॉर्ब हो रही है इसका मतलब क्या है, ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब किसी भी सैंपल में या मटेरियल में कब एब्जॉर्ब होती है, जब उसके अंदर
एम्प्टी स्पेसेस ना हो, ठीक है, इसका मतलब है कोई भी सैंपल कंसंट्रेटेड हो, ठीक है, तो वो जो है वो लाइट मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एमिशन कम होगी, स्कैटरिंग कम होगी। लेकिन अगर उसमें एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा हैं और कंसंट्रेशन उसकी कम है, तो इसका मतलब है बाकी दो इफेक्ट्स होंगे लाइट के, क्योंकि उसके अंदर एम्प्टी स्पेस है, तो लाइट इमिशन होगी या स्कैटर हो जाएगी, ठीक है क्लास। अब देखिए करता क्या है, हेल्प आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई केमिकल सब्सटेंस। अब ये जो है, अब आपको पता है हर केमिकल के अंदर कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, उसके अंदर एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की जो प्रेजेंस है वो एक स्पेसिफिक जो है वो एंगल्स पे होती है। ऐसा नहीं है कि एक सैंपल की जो है मतलब उसमें जो है वो डिफरेंट कह लें, कोई ऐसा होता है कि वैसा, तो ऐसा नहीं है। एक स्पेसिफिक जो है वो पोजीशंस के ऊपर आपके मैटर के अंदर एलिमेंट्स, आपके जो ये एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है क्लास। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें किस में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्लास, तो क्या होता है, एसेंशियल है कि हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए जो होता है, अगर हमारे पास कोई भी अननोन सब्सटेंस मौजूद है, ठीक है, हमें कोई भी सब्सटेंस हमें मिला है, हमें उसका एनालिसिस करना है, हमें नहीं पता कि कौन सा है, अब हमको सिंपल जो है वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए हम उसको पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब डिटेक्टर इसके अंदर जो मौजूद होता है उस पर क्या होता है, एक स्पेक्ट्रा बनता है, ठीक है, लाइंस बनती हैं, एक स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, आपके पास जो कि अब हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं क्लास, वो बहुत यूनिक है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक के फिंगरप्रिंट्स किसी दूसरे के साथ जो है वो मैच करें, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसलिए क्लास क्या होता है, ये हमारे पास जो है वो बहुत यूनिक होते हैं। तो इसी तरह ये स्पेक्ट्रम्स जो बनते हैं, ग्राफ्स जो आते हैं हमारे पास, ये भी बहुत यूनिक होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके जो वायरल क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, ज़्यादातर यूज़ होता है मेजर्स हाउ मच ऑफ द सब्सटेंस इज प्रेजेंट, ठीक है, ज़्यादातर यूज़ होता है कि आपके पास जो मौजूद है ना सब्सटेंस, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास, अगर हमारे पास कोई ड्रग हमें मिली है और हमें नहीं पता क्या है, कौन सी ड्रग है वो, ठीक है, और उसकी कंसनट्रेशन कितनी है, ठीक है, तो हम लोग सिंपल उसका एनालिसिस करेंगे, हमें मेजर सब्सटेंस मेजर करेंगे, पता चल जाएगा हमें पैटर्न के ज़रिए जो हमारे पास आएगा कि इसमें कितनी ऑब्जॉर्प्शन हुई है, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, ऐसा ही है। इसके बाद हमारे पास आता है नॉन डिस्ट्रक्टिव सैंपल्स ऑफन रिमेन इंटैक्ट आफ्टर एनालिसिस। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि रिएक्शन, कोई सैंपल जो है वो उनमें किसी भी किस्म का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। अब इनकी फील्ड्स की अगर बात की जाए तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं आपकी, ये फार्माक्यूटिकल्स जो आपके मेडिसिन वगैरह होती हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, आपके फोरेंसिक्स के लिए यूज़ होता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है क्लास, और फूड सेफ्टी, यानी कि ये इन सारी फील्ड्स में ये आपका जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होती है, जी क्लास। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, अगर मैंने आपके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊं, तो क्लास लाइट जो है, अगर हम लाइट की बात करें तो क्या है, वो एक एनर्जी सोर्स है आप लोगों के पास। अब जब एनर्जी है, ठीक है, फोटोन है ना, वो एनर्जी है। जब एनर्जी आपके जो आपके पास मैटर मौजूद है उसके साथ इंटरेक्ट करती है, तो क्या होता है, उसमें आपके पास जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, एनर्जी लेके इनर शेल से आउटर शेल में मूव करते हैं, ठीक है। इसका मतलब उन्होंने एनर्जी ली है, एब्जॉर्ब की है, और वो उन्होंने मूव किया। अब वापस वो अपने जो है वो इनर शेल में आने के लिए क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करेंगे, तो वो इमिशन वाला प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, एमिट करेंगे वो एनर्जी, और वो वापस अपने जो है वो इनर शेल में आ जाएंगे, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब
आर एमिट रेडिएशंस एज द ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल, यानी कि वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, इस तरह करके जो है वो करता है। आगे देखें अब इस ये जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, लाइट का और उसका, इससे होता क्या है, एब्जॉर्प्शन होती है, एनर्जी इज टेकन इन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है, जब मैंने बात की एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एनर्जी को, यानी कि देखिए किसी चीज़ को आपने, अब देखो उसने मूव करना है और वो इनर शेल में मौजूद है, इनर शेल जो है वो आपका न्यूक्लियस के पास नहीं होगा और वहाँ पे जो है वो फोर्स ज़्यादा नहीं लग रही होगी, तो इसलिए वो एनर्जी जो लाइट से एनर्जी वो आ रही है उसको एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाए, वो उस न्यूक्लियस वाली एनर्जी से, ताकि वो आउटर शेल में जंप कर सके, हायर शेल में जा सके, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब उसने वो चला गया, अब वहाँ पे जो है वो स्पेक्ट्रम बन गया, सब कुछ बन गया, उसकी वजह सोर्स खत्म होता है, वो वापस अपने शेल में आता है, ठीक है। अब जब वापस आएगा तो क्या होगा, वो जो एनर्जी उसने ली होती है वो उसको इमिट कर देगा, निकाल देगा, ठीक है, और वापस अपने शेल में वापस आ जाएगा। या तीसरा प्रोसेस होता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है, रेडिएशन डायरेक्शन चेंजेस व्हेन हिटिंग पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, जब आपके जो लाइट सोर्स है, जो भी सोर्स है, वो आता है आपके पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, यानी कि उसके साथ हिट होता है, तो वो अपनी, अगर वो पैरेलल डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, 90 डिग्री पे आ रहा है सीधा, तो उसके बाद वो आके रिफ्लेक्ट करके, जब उसका हिट होता है तो हिट करने के बाद वो किसी भी एंगल पर चला जाता है, वो 30 में निकल जाता है, वो 60 में निकल जाता है, मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, ठीक है। तो ये इसका थर्ड वाला होता है। अगर हम इसके वर्किंग की बात करें तो ईच एटम और अ मॉलिक्यूल हैज़ अ यूनिक एनर्जी लेवल, ठीक है, हर एटम और मॉलिक्यूल एक यूनिक एनर्जी लेवल पे मौजूद होते हैं, ठीक है, उनको एनर्जी मिलती है तो वो मूव करते हैं, ठीक है, वरना वो एक फिक्स एनर्जी लेवल पे मौजूद होते हैं। देयरफॉर इट इंटरेक्ट्स विद स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, इस वजह से वो हर वेवलेंथ के ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वेवलेंथ आएगी तो हर किसी के साथ वो रिएक्ट कर लेंगे, नहीं, हर किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, वो एक स्पेसिफिक रेंज में अगर वो मौजूद है तो उसको उसी रेंज की एनर्जी अगर मिलेगी तो वो रिएक्ट करेंगे, अगर उससे कम मिलेगी तो वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ठीक है, जितनी उनको रिक्वायर्ड है, ठीक है, जितनी उनको रिक्वायर्ड होगी वो उतनी चीज़ लेंगे, अगर उनको जो है वो उससे कम है वो नहीं लेंगे, अगर उससे ज़्यादा है तो वो नहीं लेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे एटम्स, ठीक है। अब अगर तुमको प्रॉपर उनके, अगर उनको स्केल 50 चाहिए तो 50 ही वो करेंगे, अगर वो ज़्यादा होगी तो वो नहीं लेंगे, कम होगी तो वो नहीं लेंगे, ठीक है। और जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो ये आपके पास इस तरह का जो है वो स्पेक्ट्रम जो है वो बनता है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा बैंड नहीं है, कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसमें आपको लगे, ये कंटिन्यूसली जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है बन रहा है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये इमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग इसकी थोड़ा सा और डिटेल में, तो क्लास यूनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे मौजूद होते हैं, ठीक है, और दीज लेवल्स आर डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी, आपके पास बॉन्ड्स डिफरेंट होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट उनकी लोकेशंस होंगी, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। तो ये क्लास उनके एटम की पोजीशन मैटर के अंदर बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। और इसके बाद से सिलेक्टिव इंटरेक्शन विद रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटेन्स फोटॉन्स, ठीक है, कि आपके पास रेडिएशंस आ रही हैं, लाइट है, सोर्स है, आपके पास डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, फोटोन की जो है वो फॉर्म होती है ना, तो उसमें जो है वो मूव करेगी। अ सब्सटेंस will only absorb or emit radiation at wavelength that match the energy gap between specific energy level, जब तक उसकी वो एनर्जी मैच नहीं करेगी,
ठीक है, तब तक वो उस वेवलेंथ को नहीं एब्जॉर्व करेगा। जैसे ही उसका एनर्जी लेवल उसको मिल गया उतना कि भाई इसको यहाँ से जाने के लिए इतनी एनर्जी उसको चाहिए, ठीक है, तो उतनी वो ले लेगा और उसके बाद जो है वो उसमें मूव कर जाएगा। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, डार्क लाइंस, बैंड्स एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, ये देखें, अगर मैंने आपको ये देखें, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये हमारे पास जो है वो डार्क, हमारे पास जो है वो पैटर्न बने हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये एब्जॉर्प्शन हुई है, और इमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइन्स होती हैं, बैंड्स एट स्पेसिफिक, ये देखें, ठीक है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है वो लाइन्स हमें बता रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इमिशन हुई है। दीज पैटर्न कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और नो टू आर एक्जैक्टली अलाइक। ऐसा नहीं होता कि कोई भी जो है वो दो आपके पास एलिमेंट्स मिल जाएं, ऐसा नहीं होगा, कभी भी दो नहीं मिल पाएंगे मेटल्स कि जो स्पेक्ट्रम्स हैं ये भी यूनिक होते हैं, जस्ट लाइक आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही यूनिक होते हैं, ठीक है। केमिकल फिंगरप्रिंटिंग की बात करें, जो स्पेक्ट्रम्स हमारे पास बनते हैं ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अननोन सैंपल्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग करते हैं सब्सटेंसेस को कि जो हमें अगर हमें कोई एक सैंपल मिला, दो सैंपल मिले, हम उनको कंपेरिजन करते हैं कि दोनों सेम है कि नहीं है। और इसके अलावा डिटरमाइन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें एनालिसिस से होता है। जी क्लास, अगर हम लोग इसकी बात करें स्पेक्ट्रम, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, वो क्या है, कंप्लीट रेंज होती है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ठीक है, जो कि बेस कर रही होती है वेवलेंथ के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर और एनर्जी के ऊपर। अब इसमें जो हमारे पास स्पेक्ट्रम में हमारे पास जो रेडिएशन एमिट होती हैं उनमें कौन कौन सी जो है वो है, जैसे गैमा रेज है, फिर हमारे पास आता है एक्स रेज, फिर आता है यूवी, ठीक है, फिर विजिबल लाइट है, फिर आईआर स्पेक्ट्रम बनता है, उसके बाद हमारे पास जो आता है माइक्रोवेव्स आते हैं, और फिर आता है रेडियो वेव्स, ठीक है। यानी कि हमारा यहाँ से ये मूव करता है, यानी कि गैमा रेज की वेवलेंथ कम होती करते करते ये आपके पास जो मूव करता है रेडियो वेव्स के पास, जिसकी रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन पैटर्न हम लोग यूवी पे देख रहे होते हैं। each type has different uses in analytical chemistry depending how it interact with matter, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हम यूवी की बात करें हम इस भी देखें, नहीं, हम डिफरेंट जो है वो हर मैटर के साथ ये वेवलेंथ जो है वो डायरेक्ट करती है, डिपेंड करता है कि हम जो मैटर यूज़ करें वो कौन सा है, ठीक है। हर मैटर जो है वो इन सारी वेव जो है वो रेडिएशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, पता नहीं चलेगा हमें। हर मैटर का स्पेसिफिक जो है वो रेंज होती है, ठीक है, जितनी वो वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करता तभी उसके ऊपर जो है वो उसका एक प्रॉपर पैटर्न जो है वो मिलता है। अगर क्लास हम लोग उसको थोड़ा सा देखें, रेडिएशन टाइप देखें और वेवलेंथ और उसकी टिपिकल यूज देखें स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अगर हमारे पास गैमा रेज है जो कि 0.01 नैनोमीटर से कम है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। अगर एक्स रेज है तो वो 0.01 से लेकर 10 नैनोमीटर की रेंज तक इसकी वेवलेंथ है, जो कि एक्स रे हमारे पास है, जिसे हम लोग XRF कहते हैं। अल्ट्रावायलेट जो रेंज है इसकी वो है 10 से लेके 400 नैनोमीटर तक, ठीक है। अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट जो हम लोग कह रहे होते हैं ज़्यादा, वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। विजिबल लाइट आता है हमारे पास 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। ये हमारे पास विजिबल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज़ होता है। आईआर आता है जो कि बहुत ऊपर चला जाता है, इसमें और जो है वो आता है जो कि 700 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक 1 mm तक होती है।
ये हमारे पास है आईआर के लिए यूज़ होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हमारे पास है ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो है वो इसमें ज़्यादा होती है। अगर हम लोग माइक्रो वेव्स की बात करें 1 mm से लेके 1 m तक होता है, जो कि रोटेशनल होती है, जिसमें हम लोग NMR को रीड आउट करते हैं। NMR जो है वो इंडायरेक्टली यूज़ होता है। और रेडियो वेव्स की बात करें तो वो हमारे पास 1 m से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये इसकी एक जो है वो छोटा सा जो है वो इसका एक टेबल है ये, ताकि आपको पता चले कि ये हम लोग किस तरह जो है वो इसकी जो वेवलेंथ रेंजेस हैं और कहाँ कहाँ जो है वो कौन कौन से टाइप्स में यूज़ हो रही होती है। ठीक है क्लास, और ये वाली सारी टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह हम लोग अब बहुत डिटेल में आगे जाकर जो है वो कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन जो है वो ना हो। क्लास अगर हम लोग इसके की पॉइंट्स की बात करें तो इसमें जो है वो बात होती है हमारे वेवलेंथ की, जिसमें हम लोग लैम्डा इसका साइन होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू वेव पीक्स, ठीक है, अगर आपके पास वेव की बात करें तो आपके पास वेव्स होती हैं ऐसे, जो कि जिसमें यूनिट है हमारे पास नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी की बात करें जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, द नंबर ऑफ वेव सर्कल पर सेकेंड। पर सेकेंड में जो आपके पास वेव बनती है उसके बारे में है, हर्ट्ज में यूज़ होता है इसका यूनिट। एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, इससे रिलेट जो है वो होगा। क्लास अगर हम लोग इसको आगे बात करें हम लोग इसकी, तो क्लास इन रिवर्स रिलेशनशिप की बात करें अगर, तो हमारे पास वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास गैमा रेज है इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा कम है, और रेडियो वेव की लेंथ सबसे ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब मैंने आपको अभी ये देखिए, ये हम लोग ने जो पढ़ा है, ये देखिए गैमा रे सबसे पहले आती है जिसकी वेवलेंथ कम है, और रेडियो वेव वो है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ छोटी है, और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। इसकी एनर्जी ज़्यादा है गैमा रेज की, क्योंकि उसकी वेवलेंथ थी जो उसका साइकिल बन रहा है वेव का, ठीक है, वो कम है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन अगर उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी कम होगी और एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, वेवलेंथ कम है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी और एनर्जी आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम होगी, जबकि वेवलेंथ और बाकी इन दोनों का जो है वो आपस में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास है। अगर क्लास हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, अब ये देखिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। अब देखिए यूवी विजिबल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आप कह लें ट्रांजिशंस होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो क्या है, कलर्ड कंपाउंड अगर हमारे पास है, ये मेटलाइंस यूज़ होता है, उसके लिए यूज़ होता है एनालिसिस के लिए। आईआर की बात करें तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होती हैं, इसमें वाइब्रेशन होती है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होती, इसमें आपके पास जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन होती है बॉन्ड्स की। ठीक है, और फंक्शन ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम इससे आईआर से। माइक्रोवेव्स रोटेशनल ट्रांजिशंस होती हैं, जिसमें गैस फेस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो यूज़ होती है न्यूक्लियर स्पिन के लिए, जो आपका न्यूक्लियस होता है ना उसमें हम लोग स्पिन करवाते हैं, न्यूक्लियस को स्पिन करवाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो NMR होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह जो है वो वर्क करता है। अगले क्लास हम लोग इसकी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के बारे में बात करें तो वो क्या है कि जो ये इंट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का आपके मेटेरियल के साथ, उससे क्या होता है, उसके कंपोजिशन के बारे में पता चलता है
कि ये इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स मौजूद हैं। इसका स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या है, क्योंकि डायरेक्शंस की वजह से, एंगल्स की वजह से आपका जो सारा जो आपके स्ट्रक्चर होता है ना वो डिपेंड कर रहा होता है। क्या इसके अंदर कंसनट्रेशन जो है वो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। इन तीन, अगर हम लोग बात करें ना इन तीन चीज़ों को, तो हम लोग इससे एनालिसिस कर लेते हैं। एंड दिस टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन हाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब और emit लाइट ड्यूरिंग द एनर्जी ट्रांजिशन। इसमें हमें कैसे पता चल जाता है, वही पैटर्न जो हमारे पास बन रहे होते हैं, या तो वो लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब करने के, और या तो वो लाइट को एमिट करेगा। क्या करेगा, इससे जो है वो हमें अंदाज़ा हो जाता है इसकी मूवमेंट से, और वो पैटर्न हमें जो मिलता है हम उससे जो है वो इसका एनालिसिस कर लेते हैं। जी क्लास, अगर हम लोग आगे बात करें इसकी एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें तो क्लास वो क्या है। अब देखिए एब्जॉर्प्शन और एमिशन, एब्जॉर्प्शन भी होती है, एमिशन भी होता है। अब क्या होता है डेफिनेशन, मैटर एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन। अब जो मैटर है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जो आ रही है। एमिशन में क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। उल्टा है, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल में, यहाँ पे वो रिटर्न करेगा वापस लो एनर्जी लेवल में, ठीक है। अगर एनर्जी फ्लो की बात करें, एनर्जी इज टेकन इन बाय द एटम और अ मॉलिक्यूल, ठीक है। एनर्जी कौन लेगा, एटम लेगा, मॉलिक्यूल लेगा। एनर्जी इज रिलीज, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। अगर स्पेक्ट्रम की बात करें, डार्क लाइंस ऑन ब्राइट बैकग्राउंड, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में हमने बात की थी, उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट होगा और उसके ऊपर डार्क लाइंस बनेगी। बिल्कुल उल्टा होगा, यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम में हमारे पास बैकग्राउंड जो है वो डार्क होगा और उसके ऊपर ब्राइट लाइंस बनेंगी, जो मैंने अभी आपको पीछे जो है वो डायग्राम दिखाई थी इसकी। अगर एग्जांपल टेक्निक्स की बात करें, UV-R, IR, ठीक है, और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें क्या होगा, फ्लेम टेस्ट होगा, ICP होगा, फ्लोरेंस होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये आगे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। अभी मैं सिर्फ आपको एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमें इसमें कवर क्या क्या करना है। एनर्जी transitions in atoms and molecules. Atom and molecules exist in discrete energy states, ठीक है। एक प्रॉपर एनर्जी स्टेट में मौजूद होते हैं, या तो वो तब मूव करेंगे जब एनर्जी उनको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन मूव हायर यानी कि एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा और एनर्जी रिलीज करके वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। इस तरह ये मूव करेगा, इस तरह इसका जो है वो होगा। अगर हम टाइप्स की बात करें, अभी हमने रिसेंटली भी इसकी टाइप्स की बात की। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक है, वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है और न्यूक्लियर स्पिन है, जो कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से होता है। इलेक्ट्रॉनिक जो आपका UV है। वाइब्रेशनल जो है वो बॉन्ड, जो हमारे पास अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स मौजूद होते हैं उनकी वाइब्रेशन होती है, वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी। रोटेशनल है तो मॉलिक्यूल की रोटेशन होगी, जो कि माइक्रोवेव होता है, ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन है, जो कि न्यूक्लियर की चेंजेस, न्यूक्लियर के स्टेट के अंदर जो न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट है उसके स्टेट में अगर चेंजेस होंगी और वो रेडियो वेव, क्योंकि रेडियो वेव बहुत हाई जो है वो है, हाई पे जाके आती हैं जो है वो। इसके बाद क्या होता है हमारे पास, NMR जो है वो हमारे पास, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप जो है वो हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे। अगर हम लोग बात करें इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी एनर्जी, वही हमारे पास जो है वो एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगी और एमिशन होगी। इसके बाद जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन और एमिशन के बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा स्पेक्ट्रा सिग्नल्स। स्पेक्ट्रा सिग्नल्स जो आपके पास होंगे वो स्पेक्ट्रम बनेगा, बैंड्स बनेंगे आपके पास, और आपके स्क्रीन पे जो है वो आपके पास जो है वो पैटर्न आएगा उसका। और स्पेक्ट्रल सिग्नल्स हेल्प आइडेंटिफाई क्वान्टिफाई सब्सटेंस, हम लोग इसको डिटेक्ट कर लेंगे प्रेजेंस को, कि कौन सा जो है वो प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। ये दो चीज़ें जो है वो हम लोग बहुत आसानी के साथ इसमें जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं क्लास। तो अभी जो है वो क्लास आज
इस लेक्चर में हमने जो है वो सिंपल बेसिक जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमने थोड़ा सा रीड आउट किया है, बेसिक चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं काफ़ी, ताकि ये जो आपको जो ये मूवमेंट है यही पैटर्न आपके सारे जो है वो टाइप्स में होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे हम लोग जो है वो एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो ला के बारे में पढ़ेंगे और आगे थोड़ा सा इसके टाइप्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे टाइप्स के बारे में, और फिर जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग जो है वो उसको काफ़ी डिटेल में जो है वो इन टाइप्स को पढ़ेंगे, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि ये जो टाइप्स हैं ये किस तरह काम करती हैं। और ये काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो हमारे आगे क्लासेस में हम लोग लेंगे। तो इंशाल्लाह क्लास यहाँ पे लेक्चर हम लोग ख़त्म करते हैं। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बेसिक क्लियर हुई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।